हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। भाई देखो, आज के इस लेक्चर के अंदर हमें 151 से 201 तक करना है। ठीक है, ये हमारा आज की क्लास का एजेंडा रहेगा। आज की क्लास में ये सब कंप्लीट करना है और उसके बाद मैं दोबारा कंसेप्ट पे आऊंगा और नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, क्योंकि एमसीक्यू करना इंपॉर्टेंट है सर, इस पे क्लास लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 51 पढ़ते हैं। एग्रीमेंट विल बी अनलॉफुल। अब सारी बातें कवर हो गई, जितना भी अब 151 से लेकर 201 तक जितना भी अभी तक पढ़ाया मैंने, सारी बातें कवर होती चली गई। ऐसा कोई एग्रीमेंट जो अनलॉफुल है, कोई भी एग्रीमेंट अनलॉफुल कब माना जाता है बताओ जरा। कोई भी एग्रीमेंट अनलॉफुल तब माना जाएगा मेरे भाई, जब जब उसको लॉ द्वारा मना करा गया हो। जब लॉ द्वारा मना करा गया। अच्छा, कोई भी एग्रीमेंट वॉइड कब माना जाता है? जब जब कोई भी एसेंशियल एलिमेंट मिस हो। कोई भी एग्रीमेंट वॉइडेबल कब माना जाता है? जब फ्री कंसेंट ना हो। तो बताओ, अगर कोई कंसेंट नहीं है तो वॉइडेबल है, ठीक है। कंसेंट फ्री नहीं है तब भी वॉइडेबल है। कंसेंट नहीं है तो सॉरी वॉइड है, कंसेंट ही नहीं है तो वॉइड है, क्योंकि एसेंशियल एलिमेंट ही मिस हो गया। पर कंसेंट तो है पर फ्री नहीं है तो वॉइडेबल हो गया। तीसरा, कंसिडरेशन नहीं है एसेंशियल एलिमेंट में से, वॉइड है और उसका उद्देश्य लॉ द्वारा मना करा गया है, ये तो अनलॉफुल है। ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो आप बनाते हो, वो उसका ऑब्जेक्ट जो एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट था वो लॉ द्वारा मना करा गया है, उस केस के अंदर हमारा फॉरबिडन बाय लॉ है, तो उस केस के अंदर वो अनलॉफुल माना जाएगा। इन अ वेजरिंग एग्रीमेंट बोथ पार्टी विन। क्या दोनों पार्टी जीतती है? नहीं। बोथ द पार्टी लॉस, दोनों पार्टी लॉस होते नहीं। एक पार्टी जीतती है और एक पार्टी को लॉस होता है, सट्टा। ठीक है, सिंपल है ना ये तो। वेजरिंग एग्रीमेंट आपको पता है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? नीचे दिए गई कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? वॉइड एग्रीमेंट, देखो ये बेसिक बातें हैं जो मैं पढ़ाया था, बेसिक बातें। ठीक, वॉइड एग्रीमेंट आर ऑलवेज इलीगल। वॉइड एग्रीमेंट हमेशा इलीगल होंगे? नहीं दोस्तों। ऑल इलीगल एग्रीमेंट आर वॉइड बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट आर नॉट लीगल। ये लाइन सीधा है, हर एक इलीगल एग्रीमेंट वॉइड होता है पर हर एक वॉइड एग्रीमेंट इलीगल नहीं होता। ये कहना होगा। इलीगल एग्रीमेंट आर वॉइडेबल, इलीगल एग्रीमेंट आर ऑलवेज वॉइड, ये राजमंडी। ऑल इलीगल एग्रीमेंट आर वॉइड बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट आर नॉट इलीगल। एक दो तीन नहीं है, हर एक इलीगल एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, क्योंकि उसमें लॉफुल ऑब्जेक्ट का एसेंशियल एलिमेंट मिस रहता है। लॉफुल ऑब्जेक्ट का इलीगल है तो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट होगा, तो लॉफुल ऑब्जेक्ट का एसेंशियल एलिमेंट मिस है तो इसका मतलब कोई भी एसेंशियल एलिमेंट मिस होता है तो वॉइड होता है। Which one of the following is not a वेजिंग एग्रीमेंट? कौन सा ऐसा नीचे दिए गए है जो वेजिंग एग्रीमेंट नहीं है? अगर आप लॉटरी है तो लॉटरी में एक तरीके का जीतना है, एक का जीतना और दूसरे का हारना होता है। ऐसा कोई एग्रीमेंट जहां पर एक बंदा जीते और दूसरा बंदा हारे, जब ये चांस होता है तभी वेजिंग एग्रीमेंट होता है। लॉटरी में ये चांस होता है। एन एग्रीमेंट टू बाय अ टिकट ऑफ अ लॉटरी, लॉटरी की टिकट खरीदना में होता है। भाई मैं लॉटरी की टिकट खरीद रहा हूँ, तो लॉटरी की टिकट के अंदर मुझे लगता है कि भाई ये लॉटरी की टिकट में मैं जीत भी सकता हूँ और हार भी सकता हूँ, ये वेजिंग एग्रीमेंट है। कमर्शियल ट्रांजैक्शन, इंटेंशन फॉर व्हिच नॉट डिलीवर द गुड बाय बट ओनली टू पे द डिफरेंस इन अ प्राइस। क्या मतलब हुआ? ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन करी, आपका इंटेंशन ऑफ व्हिच इज नॉट टू डिलीवर द गुड, गुड का डिलीवर करना आपका इंटेंशन नहीं था, बट ओनली टू पे द डिफरेंसेस इन अ प्राइस। मतलब प्राइस का पे करना इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं प्राइस पे कर दूंगा और आप मुझे गुड्स की डिलीवरी करने का आपका इंटेंशन नहीं है, तो इस केस के अंदर आपका और मेरा एक का लॉस हो रहा है और एक जीत रहा है, एक का फायदा हो रहा है और एक का लॉस हो रहा है। देखो, मैंने आपको पे करा बट ओनली टू पे द डिफरेंस इन द प्राइसेस। क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ कि भाई गुड्स आप डिलीवर करोगे और मैं आपको जितना भी प्राइसेस है उसका पे करूंगा। ठीक है, डिफरेंसेस बन नहीं आएगा यहाँ पर, ओनली टू पे द प्राइसेस। आपके पास आप कुछ डिलीवर करना नहीं चाहते, आपका कोई कॉन्ट्रैक्टर, आपने कहा, मैंने आपसे कहा कि भाई देखो आप मुझे इतना कुछ डिलीवर करना है, मैं आपको प्राइस का पेमेंट कर दूंगा। आप मैंने आपको प्राइस का पेमेंट कर दिया पर आपने मुझे कुछ डिलीवर नहीं करा। अब एक पार्टी को फायदा हो गया और दूसरी पार्टी को लॉस हो गया, तो यहाँ पर जीतना और लॉस होने का फायदा हो रहा है। एक पार्टी विन का मतलब क्या? बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है, और दूसरी पार्टी का लॉस हो रहा है। और यहाँ पर ये ट्रांजेक्शन की कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन में यही हो रहा है कि एक पार्टी को क्या हो रहा है? लॉस, और दूसरी पार्टी को क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है, क्योंकि वो गुड्स डिलीवर नहीं करना चाहता और वो पेमेंट लेना चाहता है। पेमेंट तो ले ली पर वो डिलीवर नहीं कर रहा। पेमेंट आने उसके बाद देखो लॉस हो गया पेमेंट का, आपको फायदा होगा पेमेंट का। आई बात समझ में। और लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, अगर आप कहीं इंश्योरेंस कराते हो तो क्या वो वेजिंग है? मैंने अपने लाइफ इंश्योरेंस कराया दोस्तों, मैंने क्या कराया? लाइफ इंश्योरेंस कराया। अब मेरी लाइफ को कुछ भी नहीं हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी वाले मुझे पैसे दे देंगे, जो मैंने पैसा डिपॉजिट करा था प्रीमियम के तौर पे दे देंगे, तो क्या दिक्कत है? मेरी लाइफ को होता तब भी पैसे देते, नहीं होता तब भी पैसे देंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस जो है वो वेजिंग है, यहाँ पर सट्टाबाजी नहीं, यहाँ पर लॉस ऑफ इनका चांस नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में लॉस ऑफ इनका चांस नहीं होता, यहाँ पर मेरा फायदा ही फायदा होता है
और दूसरी पार्टी का भी फायदा होता है, दोनों पार्टी का फायदा होता है। कैसे? मैं 20-25 साल तक प्रीमियम भरता रहूंगा और एलआईसी कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 20 साल तक मेरे पैसे इन्वेस्ट कर देगी बाहर कहीं और वहां से अर्न करेगी, और अगर आपको कुछ हो गया तो पे करेगी, नहीं हुआ तो आपका जो पैसा था विद इंटरेस्ट के साथ पे कर देगी। हाई इंटरेस्ट कमाएगी, कम इंटरेस्ट देगी, दोनों का फायदा हुआ, कोई लॉस कोई फायदा नहीं। जहां पर लॉस और विन का चांस होता है ना, जहां पर जीतने और हारने का चांस होता है, वहां पर लीजिंग एग्रीमेंट अप्लाई होता है। ठीक, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस के अंदर लीजिंग एग्रीमेंट अप्लाई नहीं होता। 155 में आपके पास जो करना है, इसके बाद अब वेजिंग एग्रीमेंट इन इंडिया इज डिक्लेयर बाय द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या वेजिंग एग्रीमेंट इंडिया के अंदर डिक्लेयर बाय द कॉन्ट्रैक्ट एज अ इलीगल वॉइड, वॉइड बट नॉट लीगल? बिल्कुल सही, वॉइड बट। सबसे पहले मैंने आपको वेजिंग एग्रीमेंट कहां पढ़ा था, ये सोचो। एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, तो मैंने कहा हर वो वॉइड एग्रीमेंट इलीगल नहीं होता। क्या वेजिंग एग्रीमेंट इलीगल है? तो देखो, लॉटरी खरीदना क्या इलीगल होता है? आपने कई बार लॉटरी खरीदी होगी, भाई मुझे लॉटरी लग जाएगी, लॉटरी खरीदना मालामाल के लिए की है, वहां पर इलीगल थोड़ी ना लॉटरी करना। हाँ, सट्टा लगाना इलीगल है, वो भी किसी कहीं पर ही जगह पर, जैसे गोवा में अगर आप करते हो, क्या कहते हैं, कसिनो जाते हैं, तो वहां पर लीगल है कसिनो के अंदर। तो लॉटरी लगाना, बेट लगाना, ये सब क्या है, लीगल हो चुका है कहीं कहीं जगह पर, इलीगल नहीं है। पर वेजिंग एग्रीमेंट करना वॉइड है, वॉइड है, मना कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते वेजिंग एग्रीमेंट का, इलीगल नहीं है, बस इलीगल नहीं है। इलीगल चीज अलग होती है, जो लॉ द्वारा मना करा गया है। लॉ द्वारा जो मना करा जाता है वो इलीगल होता है दोस्तों, और जो लॉ द्वारा मना नहीं करा तो वो लीगल होता है। तो लीगल तो है पर वॉइड है, एसेंशियल एलिमेंट भी से नाम है, क्या है एसेंशियल। तो वेजिंग एग्रीमेंट इज एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। एसेंशियल एलिमेंट क्या था, एक एसेंशियल एलिमेंट बताया था ना, वैसे एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, तो उसमें लास्ट वाला पॉइंट वेजिंग एग्रीमेंट होता। मैं क्या बोलूं, बी इज राइट आंसर, क्योंकि यहां पर वेजिंग एग्रीमेंट के अंदर वॉइड है पर इलीगल नहीं। Which one of the following is void agreement? Void agreement वो agreement होते हैं जहां पर एक essential element मिस होता है। ऐसा कोई agreement जहां पर cancellation नहीं है तो essential element में से void है। ऐसा कोई agreement जो restrain है तो expressly declared to be void है, और ये भी restrain of trade expressly declared to be, मतलब all of the above is right answer। आपने कोई agreement करा पर cancellation नहीं था, आपको cancellation missing है, essential element मिस है, इसका मतलब वो क्या है, void है। restrain of marriage expressly declare कर दिया void, restrain of trade भी expressly declared to be void कर दिया, मतलब all of the above is right answer। इधर कहां से पुराने आ रहे हैं अब साल हो गया seriously। An agreement which restrict a person freedom to marry or to marry any person of his choice is against the public policy and is a lawful, illegal, void, and none of the above। क्या कह रहा है? क्या आपने कोई एग्रीमेंट बनाया और आपने मान लेते हैं एक हस्बैंड वाइफ है, उनका एक बच्चा है, तो बड़ा हो गया, शादी लायक हो गया, तो माता पिता ने उसकी बेटी के साथ, भाई देखो अगर तुमने इस लड़की से शादी करी, अपनी पसंद की, हमारी पसंद की लड़की शादी नहीं करी ना, तो हम तुम्हें जायदाद नहीं देंगे, जायदाद से घर से निकाल देंगे। तो एक एग्रीमेंट बनाया माता पिता ने और उसके बेटी के बीच कि अगर तुमने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली तो हम तुम्हें घर से निकाल देंगे, ऐसा एग्रीमेंट बनाया। अगर तुम्हें करनी है तो हमारी पसंद की लड़की से करना। फ्रीडम टू मैरी, फ्रीडम, वो अपनी फ्रीडम से मैरी नहीं कर सकता, शादी नहीं कर पा रहा। रिस्ट्रिक्शन लगा दी किसने, माँ बापों ने, कि वो देखा होगा आपने फिल्मों में, माँ बाप कहते हैं नहीं, बड़े कहते नहीं मुझे मेरा प्यार चाहिए, कहते नहीं मिलेगा आपको प्यार है। रिस्ट्रिक्शन कर दी एक पर्सन के कि वो अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकता, और टू मैरी एनी पर्सन ऑफ हिज, अपनी पसंद की लड़की या लड़के से शादी नहीं कर सकता। क्या वो अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी है? हाँ बिल्कुल अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी है भाई। हमारा भारत का संविधान है और भारत के संविधान के अंदर कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, और एक फंडामेंटल राइट्स है कि आप अपनी मर्जी से लड़का और लड़की चुन सकते हो और शादी कर सकते हो, कोई आपको रोक नहीं सकते, आपके माँ बाप भी नहीं रोक सकते। अगर आपके माँ बाप ने आपको किसी शादी करने से रोका तो आप अपने माता पिता पे केस कर सकते हो। हाँ, डर के मारे नहीं करते हो, बहुत मारेंगे आपको, ठीक है, कर मत देना भाई, बता रहे हैं तो ऐसा मारेंगे, बेल्ट लेके मारेंगे, और कुछ नहीं, लड़का हो चाहे लड़की हो दोनों पिटेंगे, ठीक है। हाँ, अगर आप अंडर द एज नहीं हो और आपकी एज पूरी हो गई 18 साल या 21 साल हो चुके हैं, तो आप अपनी मर्जी से शादी कर सकते हो, कोई आपको रोक नहीं सकता। दोनों पर्सन मैच्योर होने चाहिए, सॉरी मेजोरिटी, सॉरी मेजर होनी चाहिए, मेजोरिटी कह रहा हूं, मेजर होनी चाहिए, तो आपको कोई पर्सन नहीं रोक सकता, आप लीगली शादी कर सकते हो। दैट इज द फंडामेंटल राइट्स ऑफ हमारे भारत के संविधान के अंदर कुछ फंडामेंटल अधिकार हमें गिवन है, हमारे संविधान ने गिवन करे हैं। हमारे भारत के संविधान, और संविधान से बड़ा कोई लॉ नहीं है, संविधान से बड़ा कोई भी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में नहीं है, संविधान सबसे ऊपर होता है उसका, ठीक। तो ये क्या है, वॉइड है। एक दोस्तों क्या है वॉइड, कि ऐसा कोई एग्रीमेंट बनाना जो कि शुरू से ही वॉइड है, नीचे लॉ द्वारा मना करा गया है कि आप इसको रिस्ट्रिक्शन नहीं ला सकते। रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज क्या है, रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, और एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड कर दिया रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज। कौन सा एग्जांपल बन गया रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज का।
एन एग्रीमेंट ऑफ सर्विस अंडर एनी एम्प्लॉय, ये रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड बन गया दोस्तों। क्या बन गया? रिस्ट्रेन ऑफ सर्विस कर रहा है किसी एम्प्लॉय के अंदर, एग्री दैट सर्विस सर अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय फॉर अ सर्टेन ड्यूरेशन टू सर्टेन ड्यूरेशन। मेरे एग्जांपल सुनो, रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड जाकर बोल लो, अपना एग्जांपल देख लो। वॉइड है, वॉइड एग्रीमेंट है दोस्तों। ये कौन सा एग्रीमेंट है? वॉइड। एम्प्लॉय फॉर सर्टेन ड्यूरेशन एंड दैट ही विल नॉट सर्व एनीबॉडी एल्स ड्यूरिंग दैट पीरियड। कह रहा है कि भाई एक एग्रीमेंट बनाया, एक एग्रीमेंट बनाया, मैं आपकी कंपनी के अंदर आया और मैं आपकी कंपनी का भाई मुझे जॉब चाहिए। आपने कहा ठीक है, 3 साल तक आपको हमारे अंडर जॉब करनी पड़ेगी, आप 3 साल तक कहीं भी जा सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, और मैंने एग्रीमेंट बना लिया, एग्रीमेंट बना लिया, मुझे काम करने का मन नहीं करा या मेरे को दबाव डाला यार मेरा काम करेगा तो मैं मर्जी से छोड़ सकता हूँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता कि भाई इस कंपनी को छोड़ दो। चाहे एग्रीमेंट बना हो, ऐसा एग्रीमेंट वॉइड माना जाता है। आप एग्रीमेंट बना नहीं सकते किसी पर्सन को वहां पर रोकने का, आप कोई एग्रीमेंट बना नहीं सकते किसी पर्सन को अपनी कंपनी के अंदर रोकने का, किसी और कंपनी के अंदर काम ना करने देने का, एग्रीमेंट बन नहीं सकता। तो ऐसे एग्रीमेंट बनाया तो हम वॉइड कह देंगे, आप केस नहीं कर सकता, वो जबरदस्ती छोड़कर जा सकता है, दैट इज कॉल्ड वॉइड एग्रीमेंट। और रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड हो गया है, क्या हो गया? रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। एक बार जो अब क्या करता है, वैल्यू बेस्ड फॉर्म में देता है, और यही मैं कह रहा हूं ना, ये वैल्यू बेस्ड पेपर के अंदर आने के बहुत चांसेस होते हैं, बहुत चांसेस होते हैं, पेपर में आती आते हैं। If the seller agree to supply all goods produced by him to a certain buyer or to nobody else, the buyer also in turn undertake to accept the whole of the quantity, the agreement is void, soulless agreement, illegal or none of the above। हाँ जी भाई, देखेंगे थोड़ा बैठा था, खड़े हो गए थोड़ा, ठीक है। चलो, एक एग्रीमेंट नया सा दिख रहा है आपको, सोलस एग्रीमेंट। सोलस एग्रीमेंट, देखो इस एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? ये एग्रीमेंट कहता है कि एक बायर, ध्यान सुनना, नया एग्रीमेंट है और ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है नहीं, कहीं डिफाइन नहीं है, बट लॉ के अंदर कहीं ना कहीं डिफाइन है। और सोलस एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है मैं आपको ढंग से समझाता हूँ, और बुक में इसका आंसर गलत दे रखा है इस वाले क्वेश्चन का। सोलस एग्रीमेंट का मतलब होता है एक पर्सन है बायर, अब एक सेलर से बाउंड है कि वो सेलर से सारे गुड्स खरीदे। क्या मतलब? वो एग्जांपल के तौर पर सुनना, मान लो आप एक सेलर हो और मैं एक बायर हूं, मैं आपके पास आया और मैंने आपसे कहा कि सर मुझे 5000 पेयर ऑफ शूज चाहिए, खरीद ये चाहिए, और ये ऑर्डर दिया मैंने आपको, आप 5000 शूज आपने बना दिए। अब अगर मैं ये कह दूं कि सर नहीं चाहिए, तो सर आपका तो बहुत लॉस हो जाएगा। तो मतलब अब मैं बाउंड हो गया, क्योंकि मैंने ऑर्डर प्लेस था और मैंने जब ऑर्डर दिया और लास्ट में जब वो सारे गुड्स आपने बना दिए, तो अब मैं बाउंड हो गया ना उसको खरीदने के लिए। तो ऐसा एग्रीमेंट जहां पर एक बायर एक सिंगल सेलर से खरीदने में, गुड्स खरीदने में बाउंड हो जाए, बंध जाए, ऐसे एग्रीमेंट को सोलस एग्रीमेंट कहा जाता है। आया समझ में? आया? तो मतलब अगर कोई एक सेलर है जिसने कुछ सर्टेन गुड्स बनाए किसी सर्टेन बायर के लिए, मेरे लिए आपने गुड्स मेंटेन करे, बनाए, मैन्युफैक्चरिंग करी, और एंड में जाकर अगर मैं मना कर दूं कि मुझे गुड्स नहीं चाहिए, तो क्या ये एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा? क्या आप मेरे खिलाफ केस नहीं करोगे? करोगे सर, वैलिड एग्रीमेंट है, और ऐसे एग्रीमेंट को सोलस एग्रीमेंट कहते हैं। अगर मैं कहूं सोलस एग्रीमेंट एक लाइन में बताऊं तो क्या कहोगे आप? सोलस एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होते हैं जहां पर एक बायर एक सिंगल सेलर से बाउंड हो जाता है वो सारे स्टॉक खरीदने में जितना उतने का उसने ऑर्डर प्लेस करा था। आई बात समझ में? दैट इज सोलस एग्रीमेंट। अब जरा ये लाइन पढ़ना जो मैंने डेफिनेशन समझाई ना सोलस एग्रीमेंट की, अब आप लाइन पढ़ना है। देखो, if the seller agree to supply all goods produced by him to a certain buyer and to nobody else, अगर एक सेलर एग्री हो गया किसी बायर के साथ कि कहा कि भाई मैं जितने भी गुड्स बनाऊंगा, जितने भी गुड्स प्रोड्यूस करूंगा, वो सारे गुड्स प्रोड्यूस करूंगा जो भी, वो एक सर्टेन बायर को ही प्रोवाइड कराऊंगा और किसी को नहीं दूंगा, सप्लाई फ्री को करूंगा, और नोबडी एल्स, किसी और को सप्लाई नहीं करूंगा। जो भी मैं एक सेलर हूं, मैंने कहा आपसे, मैं एग्री हो गया, आप अपने एग्री हुए कि भाई आज के बाद मैं जितने भी गुड्स मेंटेन बनाऊंगा, प्रोड्यूस करूंगा, मैं आपको ही दूंगा और किसी दूसरे सेलर को, दूसरे बायर को नहीं दूंगा। एंड द बायर आल्सो स्टैंड अंडरटेक प्लेस, और अब बायर भी क्या करेगा? हाँ, वो होल ऑफ द क्वांटिटी जो उसने एग्री था, जिस चीज के लिए एग्रीमेंट बना था, वो सारी क्वांटिटी उसको क्या लेनी पड़ेगी? एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो ऐसे एग्रीमेंट को क्या बोलेंगे? सोलस एग्रीमेंट बोलेंगे। जबकि पेपर के अंदर, जबकि बुक के अंदर नॉन ऑफ द अबव देखना गलत है दोस्तों। सोलस एग्रीमेंट का मतलब मैंने पहले समझा दिया। तो अगर अब ये बायर, अगर उसने दोनों एग्री हुए दोनों, तो एक सेलर और बायर मिलकर एग्री हुए, तो अब सेलर कह रहा है कि मैं तुझे बेचूंगा, तो उसको खरीदना पड़ेगा ना सारी क्वांटिटी। हाँ, अब खरीदना पड़ेगी, वो बाउंड हो गया है, तो ये बायर बाउंड हो गया किसी तरह से खरीदने के लिए, इसलिए इसको बोलते हैं सोलस एग्रीमेंट कहा जाता है, सोलस एग्रीमेंट। ठीक है, तो बी इज राइट आंसर, आंसर गलत है। अब मेरे सारे एग्जांपल
जो मैंने अभी तक आपको दिए, और इतने एग्जांपल दे चुका हूं जिसको कोई हिसाब यहाँ पर लिखे भी होंगे, आप गिन लेने को मुझे बता देना कितने हो। M, who is a dealer in a mustard oil, अब ऐसा भी ऑयल है, ऑयल का ऑयल, agree to sell 500 liter to oil, this agreement is। अब क्या हुआ कि एक M एक डीलर है जो कि मस्टर्ड ऑयल ही बेचता है, ओनली लगा दिया, मस्टर्ड ऑयल ही बेचता है, ठीक, और वो 500 लीटर ऑयल सेल करने के लिए एग्री हुआ एम के साथ कि भाई मैं तेरे को 500 लीटर ऑयल दूंगा। अब मुझे बताओ क्या यहाँ पर अनसर्टेनिटी आई या नहीं आई, मुझे बताओ चलो, क्या यहाँ पर ऐसी अनसर्टेनिटी है कि भाई कौन सा ऑयल देगा। अब आप एक पर्सन, मेरे एग्जांपल याद है आपको, आप एक पर्सन हो, आप डीजल भी बेचते हो, आप इंजन ऑयल भी बेचते हो, और आप पेट्रोल भी बेचते हो, 3 तरीके का ऑयल का बिजनेस है आपका, एक ही बिजनेस करते 3 ऑयल बेचते हो। अब मैं आपसे 500 लीटर ऑयल खरीदना आया, तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी ये है कि आप कौन सा ऑयल दोगे और मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। बट आप अगर सिर्फ पेट्रोल ही बेचो तो, और अगर मैं आऊं आपके साथ और खरीदने कोई ऑयल, तो मैं क्या खरीदूंगा, ऑयल पेट्रोल ही तो खरीदूंगा, क्योंकि जब आप पेट्रोल ही बेचते हो तो मैं क्या खरीदूंगा, पेट्रोल। तो सर्टेन है या अनसर्टेन है, सर्टेन है, क्योंकि आप सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हो, और मैं भी तो प्रोडक्ट खरीदना है आपकी दुकान में, तो मुझे पता है कि ये दुकान में यही चीज मिलती है, तो मैं ये गया। आप डोमिनोज गए, आप क्या गए, डोमिनोज गए, मान लेते पिज्जा हट गए, और पिज्जा हट में सिर्फ पिज्जा ही मिलता और फर्दर कोई चीज नहीं मिलती, मान लेते जैसे वैसे तो बहुत चीज मिलती है, मान लेते कोई चीज नहीं मिलती। तो अगर आप पिज्जा हट में घुस रहे हो तो आपके माइंड में क्या सेट है, यार पिज्जा खाने गया हूँ, अगर करते के माइंड में क्या सेट है, पिज्जा खाने गया हूँ। तो यहाँ पर सर्टेनिटी ऑटोमेटिकली है, क्योंकि यहाँ पर लिख दिया मस्टर्ड ऑयल ओनली, सिर्फ मस्टर्ड ऑयल बेचता है। तो अगर एम को कोई ऑयल बेचेगा, एम को खरीदेगा ऑयल, या एम से कोई ऑयल खरीदेगा, तो एम अगर मस्टर्ड ऑयल बेचता तो एम भी क्या खरीदेगा, वो मस्टर्ड ऑयल। तो यहाँ पर अलग से बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने साफ बता दिया मस्टर्ड ऑयल। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। इनवैलिड कब होता, जहां पर 2-3 ऑयल बेच रहा होता, कहता भाई, और फिर कहता ऑयल क्या बेच रहा होता, 2-3 ऑयल बेच रहा होता, और फिर मैं कहता कि यार ये अब अनसर्टेन है, क्योंकि अनसर्टेन आ गया, सर्टेनिटी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, अनसर्टेन होगा तो इनवैलिड होगा, वॉइड माना जाता, पर अभी वैलिड। ठीक, यही पेपर में आएंगे, ऐसी पेपर में आएंगे, कहानी टाइम देखना। ए और बी एग्री हुए दैट ए सेल पे 1000 रुपए फॉर विच बी सेल आफ्टरवर्ड डिलीवर टू एन आइदर राइस और अ स्मग्ड ओपिनियन। ओपियम क्या होता है ये भाई, मुझे नहीं पता ये क्या होता है, गूगल जमाना है, गूगल का सर्च कर लेना। 2 टाइप की कुछ प्रोडक्ट का बेच रहा है, एक राइस, ओपियम, ओपियम ओपियम का कुछ है भाई, पता नहीं मुझे, ठीक है, छोड़ो ना, क्या ही फर्क पड़ रहा है, क्या होना चाहिए। ए और बी एग्री हुए कि भाई मैं तुमको 1000 रुपए दूंगा, और उसके बदले में तू मुझे या तो राइस या तो ये डिलीवर करेगा। द फर्स्ट एग्रीमेंट इज वॉइड एंड सेकंड इज वॉइडेबल। कह रहा है पहला एग्रीमेंट बनाया वॉइड है, और दूसरा एग्रीमेंट बनाया वॉइडेबल है। तो कह रहा है फर्स्ट एग्रीमेंट वॉइडेबल है, दूसरा सेकंड वॉइड है, फर्स्ट वॉइड है, दूसरा वैलिड है, ये सब ऐसे कह रहा है, पहला क्या है, यहाँ पर 2 एग्रीमेंट दे दिया देख। एक बार तो समझते पहले स्मग्ड ओपिनियन, ओपिनियन का मतलब क्या होता है, मैं एक बार सर्च करता हूँ, और जब मैं इसको सर्च कर रहा हूँ तो आपके पास एक मिनट वहां, और यहाँ पर दिखा रहा है अफीम की तस्करी, ओहो ये तो ड्रग्स है, ड्रग्स, अफीम की तस्करी, सॉरी तस्करी कह रहा हूँ, अफीम की क्या है यार, तस्करी, ठीक। अफीम, अफीम क्या होता है, ड्रग्स वगैरह होते हैं, तो मान लो ये ड्रग्स है, तो ड्रग्स बेचने का क्या कर रहा है, ये कहता है कि ए और बी तो एग्री हुए, ए कह रहा है कि भाई 1000 रुपए दूंगा मैं, विच बी सेल आफ्टरवर्ड, उसके बाद बी मुझे डिलीवर करेगा आइदर राइस और ड्रग्स। इन दिस केस अगर वो राइस डिलीवर करता तो वो वैलिड होता, और उसके बाद वो अगर ड्रग्स डिलीवर करता तो वो इलीगल है। ड्रग्स के साथ डिलीवर करना क्या है दोस्त, इलीगल है, वॉइड होता, ठीक। तो इस केस के अंदर बताओ कौन सा कॉन्ट्रैक्ट सही है। तो सिंपल है कि अगर वो राइस डिलीवर करते 1000 रुपए के बदले, तो क्या है, वो चावल डिलीवर करना वैलिड है। पर अगर वो चावल की जगह पर क्या डिलीवर करते हैं, दूसरी बार ड्रग्स डिलीवर करते हैं, अफीम जो कहते हैं, अफीम के खेत भी होते हैं दोस्त, अफीम के, है ना, गांजा जिसे बोलते हैं, गांजा सही इसी को कहते हैं, पता नहीं है, हमें थोड़ा खाते हैं यार, ठीक है। चलो, तो राइस और अफीम बेच रहा है, तो अफीम बेचेगा तो वॉइड है, राइस बेचेगा तो वैलिड है। तो अगर राइस बेचता पहले में तो वैलिड माना है, दूसरे में अगर अफीम बेचता तो वॉइड माना है। तो कहां पर है, फर्स्ट वैलिड एंड सेकंड वॉइड, ये कहां पर है, फर्स्ट एग्रीमेंट वॉइड नहीं है, फर्स्ट एग्रीमेंट वॉइड नहीं है, फर्स्ट एग्रीमेंट वॉइड नहीं है, फर्स्ट एग्रीमेंट इज वैलिड एंड सेकंड इज वॉइड। अगर राइस बेचेगा तो वैलिड, अफीम बेचेगा तो वॉइड, ठीक। एसेंशियल एलिमेंट भी है ना, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है, एसेंशियल एलिमेंट है, लॉ द्वारा मना करा जाता है भाई ऐसी चीजों को बेचना। ए एग्री टू सेल बी 100 टन ऑयल, अब कौन सा ऑयल है ये बता भाई, और ये बता देगा कि जो ए है वो किस चीज ऑयल के बारे में बात कर रहा है। देयर इज नथिंग बट एवर सो द काइंड ऑफ ऑयल इट वाज इंटेंडेड, द एग्रीमेंट इज
वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी, साफ साफ लिख दिया वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी, कितना सिंपल है, बताया ना मैंने आपको। देखो इसीलिए मैं कहता हूँ जो चीज पहले बता दी जाती है उसके बाद जब पढ़ाया जाता है तो सिंपल सा लगता है। अगर मैं कहूँ मैं आपको एक चीज बता दूं और मैं कहूँ कि भाई मेरे भाई और बहनों 100% 80% लोगों का पेपर इसी एमसीक्यू में से आने वाले हैं, तो क्या लगता है आप 80% नहीं ला पाओगे? हर चीज कराने के बाद भी नहीं ला पा रहे तो फिर आप पे कहीं ना कहीं कमी है। ठीक है, चलो वर्ड फॉर अनसर्टेनिटी, ठीक समझ में आ गया ना, क्योंकि अनसर्टेन है इसलिए वर्ड है, क्योंकि सर्टेनिटी होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के बीच में, एसेंशियल एलिमेंट है। अगर एक भी एसेंशियल एलिमेंट मिस हो गया तो वर्ड बन जाता है। ए एग्री हुआ बी को बेचने के लिए क्या, व्हाइट हॉर्स बेचने के लिए 500 या फिर 1000 रुपए में। देयर इज नथिंग टू शो व्हिच टू प्राइस आर गिवन। ऑब्वियस सी बात है यार कि अगर ए बी को बेच रहा है व्हाइट हॉर्स, तो ये बता भाई 500 बेचेगा या क्या 500 1000 मिलेगा? अब भाई एक सिंगल प्राइस तो बता कि 500 बेचेगा 1000 बेचेगा, तो इसके लिए प्राइस में सर्टेनिटी नहीं है, इसलिए फिर क्या बन गया ये वर्ड एग्रीमेंट बन गया। ठीक है सर, समझ में आया, नॉर्मल था ये तो। एग्रीमेंट बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ लिविंग इन फ्रेंडली एनवायरनमेंट, हस्बैंड और वाइफ लिविंग फ्रेंडली एनवायरनमेंट में रह रहे हैं हस्बैंड और वाइफ, तो उनके बीच में अगर कोई एग्रीमेंट होता है तो वो एग्रीमेंट डोमेस्टिक एग्रीमेंट माना जाता है। बचपन की क्लास, लॉ की बचपन वाली क्लास याद है आपको? वाइफ और हस्बैंड के सोशल और डोमेस्टिक, है ना, कमर्शियल और डोमेस्टिक। सोशल एग्रीमेंट हो गया ना, डोमेस्टिक एग्रीमेंट हो गया। समझ में आया? नॉर्मल है, वाइफ हस्बैंड के बीच का एग्रीमेंट होता है डोमेस्टिक होता है, और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कमर्शियल करते हैं, बिजनेस एग्रीमेंट। अब प्रॉमिस, ए प्रॉमिस टू मैरी नथिंग एल्स देन मिस बी, ए प्रॉमिस करता है कि भाई बी से कहती है, मिस बी से कहता है कि शादी करूंगा तो बच्चे तेरे से करूंगा, बच्चे कह शादी करूंगा तो सोना बाबू तेरे से करूंगा और किसी से नहीं करूंगा। ठीक है, एंड इन डिफॉल्ट टू पे हर अ सम ऑफ 1000 रुपए। सब्सिक्वेंटली ए मैरिड मिस सी, और उसने धोखा दे दिया, मिस बी सी फॉर रिकवरी ऑफ 1000 रुपए। कह रहे थे ओ भाई क्या है ये, ए ने बी को कहा, मिस बी को कहा, लड़की थी मिस बी, ए ने कहा अगर मैं तेरे से शादी नहीं करा, शादी करूंगा तो तेरे से करूंगा, प्रॉमिस करता हूँ, अगर मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ा तो मेरे से 1000 रुपए ले लियो। अच्छा ठीक है, लड़कों के मन में लट्टू फूट रहे हैं, कह रहा है भैया ऐसा करते हैं, प्रॉमिस करते रहते हैं और शादी किसी और से कर लेते हैं और 1000 रुपए दे देते हैं। ठीक, तो ए ने प्रॉमिस करा बी से, मिस बी से कहा कि यार मैं शादी करूंगा तो सिर्फ मिस बी से करूंगा, किसी नहीं करूंगा, अगर मैंने अपना प्रॉमिस को डिफॉल्ट करा तोड़ा तो मैं 1000 रुपए पे करूंगा उसके बदले का, और उसने प्रॉमिस तोड़ दिया, 1000 बदले 1000 रुपए पकड़। तो उसने कहा कि भाई ए ने मिस बी से शादी कर ली और मिस बी स्यू करने लगी, केस करके ए बेटी भाई ला बेटा 1000, शादी तो करेंगे आप तो हो नहीं सकती, और 1000 रुपए तो दे दे, जो आ रहा वो तो आने दे, वो भी चल रहा, लड़की भी चला के 1000 पिज्जा पार्टी खा जाए, दम भुला ले थोड़ा। द कॉन्ट्रैक्ट इज, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, वैलिड है, वर्डेबल है या इनएनफोर्सेबल है? लो भाई तो बताओ, सबसे पहले वैलिड तो है नहीं भाई, साफ सीधी बात, क्यों नहीं है वैलिड? क्योंकि सर ये कमर्शियल एग्रीमेंट थोड़ी ना होते हैं, शादी वादी का कोई एग्रीमेंट बना ले तो कमर्शियल हो गया, कमर्शियल का मतलब क्या है? बिजनेस एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट, भाई कार खरीदना, कार बेचना, ये होते कमर्शियल। अब शादी कराना या शादी ना करने का कोई एग्रीमेंट कमर्शियल कब से हो गया भाई? तो शादी के लिए रोकना वॉइड है, पर शादी कराने के लिए अगर डिफॉल्ट करना ये करता है तो ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, ये अपना पर्सनल मैटर है उनका, हम इसको कमर्शियल, इसको होना चाहिए कि दशा इसने मेरी शादी नहीं करी अभी मुझे 1000 नहीं दे रहा, ऐसा होना चाहिए, तो वॉइड है। यहाँ से लड़की करिए, अब लड़की क्या करेगी, अब अपनी जेब से 1000 पैसा खाएगी और पिज्जा खाएगी, उसके बिना वो नहीं देगा पैसे, वॉइड एग्रीमेंट है, केस नहीं कर सकते किसी को भी। ठीक है, क्यों अवॉइड है? क्योंकि ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, शादी वादी का जो सिस्टम रहता है वो डोमेस्टिक के अंदर मेनली आता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, 66 देखते हैं, 166 200 करने हैं आज। ए प्रॉमिस टू बी पे 100 रुपए इफ इट रेन ऑन मंडे एंड बी प्रॉमिस टू ए 100 रुपए इफ डज नॉट रेन ऑन मंडे। पहले तो बताइए कौन सा एग्रीमेंट है? शर्त लग रही है यहाँ पर, और जहां शर्त लगती है वो बेजरिंग एग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब 167 क्या कहता है हमसे? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, और इनको ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम आराम से कर सकते हैं। देखो देखो, P engaged B to kill C, P engaged B to kill C and borrow 100 रुपए from D to pay B। अगर ये क्वेश्चन समझ गए तो भाई समझ गए, फिर तो आराम से आ जाएगा। If D is aware for the purpose of the loan transaction, क्या मतलब हुआ? ध्यान सुनना, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ध्यान सुनना। देखो एक P है बंदा, एक P ने एक B से कहा कि देख बी भाई तो ऐसा कर, मैं तेरे को 100 रुपए दूंगा, मैं तेरे को 100 रुपए दूंगा और तू 100 रुपए के चक्कर में सी को मार दे। किसने बोला? पी ने बोला। किसको बोला? बी को। क्या बोला? कि 100 रुपए दूंगा और 100 रुपए के चक्कर में तू बी सी को मार दे, ऐसा बोला। अब बी क्या ठीक है मार दूंगा,
अब पी ने 100 रुपए देने, पी को एडवांस देने तो 100 रुपए मान लेते हैं। अब पी डी के पास गया और डी से कहा डी भाई मुझे 100 रुपए की जरूरत है, क्या तुम मुझे लोन देगा? तो उन्होंने कहा हाँ दे देंगे लोन। और डी ने 100 रुपए का लोन दे दिया और जब बी पी को लोन दिया तो पी ने वो पैसा बी को दे दिया लोन कि तू इलीगल काम कर इस पैसों से और तू उसको मार दे। अब जब डी ने 100 रुपए किसको दिए? पी को दिए। डी ने 100 रुपए जब किसको दिए? पी को दिए। तो 100 रुपए क्या होगा सर? लोन जो दिया, ये लोन किस चक्कर में दिया? डी को पता था, डी जानता था ये लोन जो दे रखा है वो सी को मारने के लिए दिया जा रहा है, वो उस पर्पस के बारे में जानता था और उसने तब को क्या दिया? लोन ग्रांट कर दिया पी को। और पी ने बी को क्या दिया भाई? 100 रुपए देके और बी से सी को मरवा दिया। अब मुझे बताओ जो डी ने लोन दिया, लोन ग्रांट किया, डी इज अवेयर फॉर द पर्पस ऑफ लोन, डी अवेयर था उस पर्पस के लिए, लोन के लिए। तो इस केस के अंदर बताओ ये लोन जो दिया जा रहा है पी और डी के बीच जो ट्रांजेक्शन हो रही है लोन देने की, वो ट्रांजेक्शन वैलिड है, वॉइड है, लीगल है, नॉट इम्पॉसिबल। ऑब्वियसली दैट इज इलीगल। समझ में आ रहा है आपको? इलीगल ही तो होगा भाई, किसी को मारने की अगर कोई कोशिश कर जाती है वो इलीगल है। अगर मान लेते डी नहीं जानता था तो फिर इलीगल नहीं होता भाई। डी जानता था, डी नहीं जानता था तो इलीगल नहीं होता। डी और पी के बीच वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता, पर वो जानता था कि भाई जो मैं पैसा दे रहा हूँ 100 रुपए, इससे वो बी को बी से कहने के मरवाना चाहता है पी, इसलिए वो इलीगल करना जानता था, इसलिए इलीगल। नहीं जानता था तो वैलिड नहीं। तो वॉइड बन जाता। वॉइड इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ पर एसेंशियल एलिमेंट मिस कर जाता है ना। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। 167 समझ में आया ना क्वेश्चन? आपको क्या बोला है? अब दोबारा पढ़ लो। लो भाई, तो इसके बाद 168 क्वेश्चन कर रहे हैं। 168 क्या कहता है, जरा ध्यान सुनना। ए और बी मान लेते दो पार्टनर है बिजनेस के, ठीक? ए और बी दो पार्टनर है बिजनेस के। ए ने कहा कि भाई मान लेते हैं हम और दो, आप और मैं पार्टनर है बिजनेस के अंदर। मैं कह रहा हूँ कि भाई अब मैं पार्टनरशिप फॉर्म छोड़ रहा हूँ और मैं खुद का बिजनेस करना चाहता हूँ मुंबई के अंदर, ठीक? मेरे और आपके बीच में एग्रीमेंट बना कि हाँ ठीक है आप छोड़ सकते हो, पर हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट बना कि जब भी आपको सिमिलर नेचर का बिजनेस नहीं कर सकते। पहली बात तो मान लो मैं भी आप पार्टनर हूं आपके साथ, मैं छोड़कर जा रहा हूँ, मैं एक नया बिजनेस खोलना चाहता हूँ, तो आपने और मेरे बीच में एग्रीमेंट बना कि आपने कहा कि देखो भाई छोड़ जा सकते हो, पर जो भी हमारा बिजनेस चल रहा था सिमिलर नेचर का बिजनेस आप नहीं खोल सकते। ऐसा एग्रीमेंट बना 3 साल तक। अगर हम तो मुंबई, पूरे मुंबई में 3 साल तक नहीं खोल सकते, मतलब कहीं और खोल सकते हो। मुंबई जहां प्लेस का, जहां जगह थी हमारी मुंबई के अंदर पहले से जो हमारा फर्म थी, उधर मुंबई के अंदर 3 साल तक का बिजनेस नहीं हो सकता। ऐसा हमारे बीच में एग्रीमेंट बना। अब मुझे बताओ ये जो एग्रीमेंट हमारे बीच में बना, ये वैलिड है या इनवैलिड है? देखो पार्टनरशिप एक्ट कहता है पार्टनरशिप फर्म का मेनली ये क्वेश्चन था। पार्टनरशिप एक्ट कहता है 1932, पार्टनरशिप एक्ट का 1932 कहता है कि अगर आप किसी के साथ पहले से पार्टनरशिप में हो और पार्टनरशिप छोड़कर जाना चाहते हो और आप पार्टनरशिप छोड़कर जाते हो, आप सिमिलर नेचर का बिजनेस नहीं कर सकते। सोचो मैंने और आपने एक बिजनेस खोला और मैंने मान लेते हमने एक फर्म खोली और फर्म खोली, हमारे पार्टनरशिप फर्म खोली और मैंने बहुत सारे क्लाइंट बना लिया। अपने अकाउंटेंट फर्म खोली, हमने अकाउंट्स फर्म खोली, हमने बहुत सारे क्लाइंट्स बना लिए मैंने, और वो क्लाइंट मेरे बन गए, आपके नहीं। अब मैंने क्या करा भाई, मैं फर्म छोड़ के जाना चाहता हूँ, तो और मैं बगल में मैंने आपके ही बगल के अंदर मैंने बिजनेस खोल दिया अपना नाम का। अब सारे क्लाइंट जो हमारे बिजनेस के थे, हम दोनों के थे, वो मेरी बातचीत अच्छी थी उनसे। अब ये लॉस हो गया, आपका लॉस हो गया, तो इसलिए पार्टनरशिप में एक रूल लिखा गया, कानून लिखा गया, लॉ लिखा गया, तो बताया गया कि अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में हो, अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में हो, तो अगर आप पार्टनरशिप छोड़ के जा रहे हो तो 3 साल तक सिमिलर नेचर का बिजनेस नहीं कर सकते। ऐसा मानना एग्रीमेंट, तो ये एग्रीमेंट वैलिड है या वॉइड है, ये इमोरल है या इलीगल है? तो मेरे हिसाब से ये एग्रीमेंट वैलिड माना जाता है। एज पर पार्टनरशिप एक्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ भी वैलिड माना जाएगा, और इसको इमोरल कहा गया दोस्तों, और इसको क्या कहा भाई, इमोरल। तो पढ़ना जरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ए लीव अ फर्म डूइंग अ पर्टिकुलर बिजनेस इन अ मुंबई। ए फर्म छोड़ना चाहता है, एक लीव कर रहा है, फर्म छोड़ रहा है और अपना एक बिजनेस करना चाहता है मुंबई के अंदर। ही एग्री विद द अदर पार्टनर, दूसरा पार्टनर उसके साथ एग्री हुआ, और दैट द फर्म इज नॉट टू स्टार्ट इन अ सिमिलर बिजनेस एज दैट द फर्म इज अराउंड इन अ मुंबई इन अ 3 ईयर फॉर अ 3 ईयर। मतलब जहां पर मुंबई में हमारी बिजनेस है, पहले से जो पार्टनरशिप फर्म चल रही थी, उसके अराउंड आप 3 साल तक कोई सिमिलर नेचर का बिजनेस नहीं खोल सकते। हाँ, मुंबई से बहुत दूर का ही खोलो, अब किलोमीटर तो बताया नहीं है कहीं, बस अराउंड नहीं खोल सकते 3 साल तक, और ऐसा एग्रीमेंट वैलिड माना जाता है दोस्तों। इसमें लिखा इमोरल तो गलत है, बुक के अंदर इमोरल वर्ड का यूज करा गया है, जबकि 168 का आंसर जो है वैलिड आंसर है। सॉरी, बुक के अंदर जो बोला गया है वो वॉइड है, वॉइड कहा गया है, और जबकि आंसर वैलिड आंसर है। ऐसा एग्रीमेंट हो सकता है, अगर मैंने अराउंड तक खोल लिया तो वो मेरे पास केस कर सकता है। बिल्कुल सही, ठीक है, समझ में आ गया। चलो आओ सर 169 ए, व्हाइल फाइलिंग अ इंश्योरेंस एप्लीकेशन फॉर्म, ए ने अपना इंश्योरेंस कराया और इंश्योरेंस एप्लीकेशन फॉर्म भर रहा था। स्टेट हिज एज 25 बिलीविंग टू दिस ट्रू,
और मुझे लगा कि यार मेरी उम्र 25 साल की, और उसने सच मानकर 25 उम्र मानकर अपनी पेज 25 भर दी, जबकि उसकी एज 27 थी। द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इशू अ पॉलिसी इन फेवर ऑफ चार्जिंग अ लोअर प्रीमियम देन what will be the charge the actual age had been paid. This is case of dash fraud, misrepresentation, undue mistake of time. बड़ा ही सिंपल है, मैंने ये एग्जांपल भी आपको प्रोवाइड करा दिया। इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी मुझे करानी थी लाइफ इंश्योरेंस। मेरी उम्र एक्चुअली 27 साल की है। जब उम्र धीरे धीरे बढ़ती है ना दोस्तों, प्रीमियम भी बढ़ता जाता है, क्योंकि उम्र बढ़ने पर डिजीजेस ज्यादा आने लग जाती है, बीमारियां ज्यादा आने लग जाती है। अगर आपकी उम्र बढ़ रही है, बड़ी, अगर उम्र ज्यादा है तो आपका प्रीमियम भी एलआईसी कंपनी ज्यादा देगी, क्योंकि मरने के चांस ज्यादा होते हैं, ठीक है। और आपकी उम्र कम है तो मरने के चांस कम होते हैं, तो प्रीमियम कम रहता है। तो डिपेंड करता है एज पर, प्रीमियम किस पर डिपेंड करता है, एज पर। तो दोस्तों ए ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा एलआईसी का, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का, और उसने उसको लगा, उसने बिलीव करा, उसने ट्रू माना कि मेरी उम्र 25 साल, जबकि उसकी उम्र 27 साल थी। अगर वो 27 साल दिखाता तो एलआईसी कंपनी उसका प्रीमियम ज्यादा रखती, जबकि 25 साल शो करने के बाद एलआईसी कंपनी ने उसका प्रीमियम कम रखा। अब इस केस के अंदर बताओ, ये केस फ्रॉड, क्या उस बंदे ने, ए ने फ्रॉड करा, उसको लगा कि उसकी एज 25 उम्र है, दैट इज द कॉज ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन या एंटी इन्फ्लुएंस। मिसरिप्रेजेंटेशन इज द राइट आंसर। क्यों दोस्तों? उसकी इंटेंशन फ्रॉड करना नहीं थी मेरे भाई, और उसकी इंटेंशन को फ्रॉड करना नहीं थी। मिसरिप्रेजेंटेशन इज द राइट आंसर। बी हैविंग अ डिस्कवर्ड अ वेन or a on the state of A, adopt means of conceal and thus conceal the existence of the order from A, owing the A ignorance of B unable to buy the state of the low price, the contract is subpoena। दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि बीन ऑफ और ए क्या है। अगर हम ये समझ गए तो हम सब समझ जाएंगे कि बीन ऑफ और ए का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर एक गूगल खोल लेते हैं, गूगल वाइज BEIN, बीन ऑफ और ए जब आ गया। अब हम इमेज पे जाते हैं तो देखो, आप कहीं पर सामने इमेज दिख रही है, तो ये आपके पास सामने दिख रहा है, तो बीन ऑफ और क्या है? देखो दरारें दिख रही है आपको जमीन के अंदर, देखो कट कैसे दरारें आ रही है, ये करके दिख रही है दरारें, देखो जमीन में ऐसे आपके पास आती है। तो ये चीज ना जमीन के अंदर होती है, ये देखो ऐसे करके दरारें, तो आधा पत्थर इधर आधा दरार इधर, ऐसे करके जमीन में दरार आती है। तो दरार को जो नस होती है ना ईंटों की, आपने देखा होगा ईंटों के अंदर नस होती है। देखो ये छोटा सा दिख रहा है आपको, इसको खोल दिया दिख रहा है छोटा सा, यहाँ पर ये देखो जहाँ माउस चल रहा है यहाँ पर, ये सब क्या होते हैं? दरार होती है, नस होती है ईंटों की। वैसे नस हमारे हाथ होती है, अलग होती है। तो वीन ऑफ एयर डिस्कवरी करा, बी हैविंग अ डिस्कवरी ऑफ वीन ऑफ एयर, मतलब नस जो ईंटों के अंदर जो दरार होती है, लैंड के अंदर जो दरार होती है उसकी नस वो करी है। तो हैविंग अ डिस्कवरी ऑफ वीन ऑफ ओर ऑन द स्टेट ऑफ ए, ए की प्रॉपर्टी पर ऐसे कुछ डिस्कवर करा, वो जो नस ऑफ दी वीन ऑफ ओर का मतलब क्या होता है? नस जो ईंटों के अंदर जो दरारें से पड़ती है वो चीज। Adopt mean to conceal and does not conceal the existence of E from A, owing A ignorance B is unable to buy the state at low price। कह रहा है कि भाई देखो, B ने कहा भाई तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है, तुम्हारी जो लैंड है उसके अंदर ऐसी ऐसी दीवार है, तो इससे प्रॉपर्टी से प्रॉब्लम है भाई, और ये कभी भी टूट जाएगी तो पूरा घर नीचे गिर जाएगा, ये समझने की कोशिश करो ऐसा। उसके बाद इसने कहा, बी ने कहा भाई ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये बिल्कुल ठीक है, और ऐसा कुछ सिस्टम ऐसा नहीं है, कोई ऐसे बीन ऑफ ओरे नहीं है, आपको कोई जो सिस्टम कर रहे हो तुम। Owing A ignorance B to unable to buy the state at a low price। इसका मतलब क्या हुआ? तो पूरा क्वेश्चन जो कहता है वो ये कहता है कि B और A के बीच में कोई वो हुआ, क्या कहते हैं, एक एग्रीमेंट बना, और B ने कहा कि मैं तेरी प्रॉपर्टी खरीद लूंगा, ये प्राइस में तो क्या है, ठीक है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझो, इस पूरे कॉन्सेप्ट को यहाँ से हटाओ, और ये जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनना सर, ये इस तरीके से रखा, आपको समझ क्लियर नहीं आएगा, जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझना। बी ने A की प्रॉपर्टी कहा कि मैं खरीद दूंगा जितना प्राइस में तो क्या है। बी ने कहा ठीक है ओके मैं बेचता हूँ। बी ने कहा देखो भाई मेरे को तुम्हारी लैंड में कुछ प्रॉब्लम नजर आ रही है, इसमें थोड़ा वीन ऑफ एरिया है, थोड़ी टूटने की, जैसे आप देखो मार्बल लगाते हो तो मार्बल में एक धारियां आती है, उससे जो दरार आती है जिससे वो मार्बल टूटने के डर रहता है। जो नीचे जमीन में मार्बल लगाते हैं ना, पत्थर वगैरह, तो वो वीन ऑफ ओरे होते हैं। तो उस केस के अंदर ए कह रहा है कि भाई owing to A ignorance B is unable to buy the state at a low price। इसका मतलब ये होगा कि ए कह रहा है कि भाई देखो अब मैं, क्योंकि ये चीज ये प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं तुम्हारा जो ये स्टेट है, जो प्रॉपर्टी है, वो कम प्राइस में खरीदने को तैयार हूँ, उस प्राइस में तो मैं खरीदूंगा नहीं। तो अब ए चाहे तो मना कर सकता है, और ए चाहे तो वो बेच सकता है। तो ए के पास ऑप्शन है कि वो इस चीज को मना कर सकता है कि नहीं भाई मैं नहीं बेचना चाहता। तो दैट इज द वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ ए। वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आप समझ नहीं आया होगा इतना, जितना आप पढ़कर समझ नहीं आएगा, जो मैंने बोला हुआ आपको क्लियर हो गया, वही बात यहाँ पर लिखी है, बस घुमा फिरा के लिखी है, ठीक है। तो इसको आप पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मैंने आपको बोला वो समझे।
ए ने बी के स्टेट में कोई कुछ चीज ढूंढी, बी नो पीरियड ढूंढा, इसके अंदर दरारें थी ये उसके लैंड के अंदर, इसने कहा भाई जिस प्राइस में तो बोल उस प्राइस में नहीं खरीदेंगे, कम प्राइस में खरीदना चाहेंगे। अब एक के बाद ऑप्शन है कि वो अपने प्राइस को कम करवा सकता है, प्राइस में बेचना चाहे बेच दे, नहीं चाहिए बेचना चाहे मत बेचे। ठीक है, समझ में आ गया, नॉर्मल है। 171 पे चलते हैं। कहता है बी लेट अ कैबिन ऑन हायर टू पी a prostitute, be a prostitute, knowing that it will use for immoral purpose. The agreement is B ने एक कैबिन हायर करा टू पी अ प्रोस्टिट्यूट। ठीक, समझना ध्यान से, प्रोस्टिट्यूट मतलब आपको सभी को पता है, ठीक है। और बी ने क्या करा, अपने कैबिन किराए पे ले दिया पी को, जो कि प्रोस्टिट्यूट है, पी एक प्रोस्टिट्यूट है। और बी ने, प्रोस्टिट्यूट मतलब गूगल पे सर्च कर लीजिए भाई, और आप मैच्योर हो चुके हो, थोड़ा ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। तो बी ने क्या करा, कैबिन दिया, अपने कैबिन दिया, किराए पर दे दिया पी को, और नोइंग दैट इट वुड यूज फॉर इमोरल पर्पस, गलत पर्पस के लिए इसको यूज करे, ये जानता था पी, बी ये जानता था कि जो मैं कमरा दे रहा हूँ वो गलत पर्पस के लिए यूज होने वाला है। तो ये एग्रीमेंट बताओ जो बी और ए के बीच बना, मान लो बी हूँ मैं और ए, पी कोई और है पर्सन, पी कोई पर्सन है जो कि प्रोस्टिट्यूट का काम करता है, जो मैं कैबिन दूंगा उसमें प्रोस्टिट्यूट का काम करेगा वो, और गलत काम के लिए यूज होगा, जो कि इमोरल नेचर है, जो कि मोरल नहीं है, गलत चीजों के लिए, पब्लिक के अगेंस्ट है जो चीज। तो उस केस के अंदर ये एग्रीमेंट क्या माना जाएगा, तो वॉइड माना जाएगा। क्यों? क्योंकि लॉफुल पर्पस के लिए नहीं है, पर्पस जो है वो लॉफुल नहीं है, इमोरल है, इस वजह से इसको वॉइड कहते हैं, क्योंकि एसेंशियल एलिमेंट मिस कर रहा है। 172 A enter into an agreement with B who has robbed A 10,000 to drop a prosecution against him. B is consideration B returning 8,000 after B refused to pay, and A can get from B 8,000 100 rupees 10,000 प्लस डैमेज। दोबारा पढ़ते हैं सब, समझ में आएगा। ए एक एंटर हुआ बी के साथ कोई एग्रीमेंट में, ए लाइन क्या है, ए एंटर इनटू एग्रीमेंट विद बी हु हैज रॉब्ड, जिसमें चोरी करी, हु हैज रॉब्ड ए ऑफ 10,000 टू ड्रॉप प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट हिम इन कंसिडरेशन ऑफ बी रिटर्निंग 8,000। क्या मतलब हुआ, तो ध्यान सुनना, ध्यान सुना, हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ए बी के साथ एंटर हुआ, मान लो मैं और ए और आप भी हो, हम दोनों एंटर हुआ, मैंने चोरी करी, हम दोनों ने मिलकर क्या करी, चोरी करी, जिसमें मैंने क्या करा, मैंने 2,000 रुपए लिए, आपको 8,000 रुपए दे दी। दोबारा सुनते क्या हो, मैं और बी, ए मैं हूँ, बी आप हो, हम दोनों ने क्या करा, हम दोनों ने चोरी करी, हमने चोरी लूट लिया किसी को, लूटने के बाद 8,000 आपने रख लिए, 2,000 मैंने रख लिए, ए ने 2,000 रखे, बी ने 8,000। अब किसी बंदे ने, जिस बंदे की चोरी करी, जिस बंदे को लूटा, उस बंदे ने हम दोनों पर केस कर दिया, मतलब मुझ पे केस कर दिया, ए पे केस कर दिया, और ए पे जब केस करा, मेरे पे केस कर दिया। प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या होता है, प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या होता है, केस करना। मेरे पे केस कर दिया, और केस करने के बाद मैंने आपसे बोला कि भाई जो 8,000 रुपए आपने लिए थे लूटने का, तो पैसा मुझे वापस कर दो। आपने 8,000 पे करने से मना कर दिया, ये समझ में आया। अब देखना, ए एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद बी, रॉब चोरी करा ए ने 10,000 रुपए टू ड्रॉप प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट हिम, और ए के ऊपर क्या हो गया, केस लड़ गया, केस मुकदमा चल गया। प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट का मतलब क्या, प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या, मुकदमा चलना बी के ऊपर। बी कंसिडरेशन और बी रिटर्निंग 8,000, और बी ने कहा भाई देखो वो 10,000 में से, ए ने कहा कि सर साहब वो 10,000 में से 8,000 मैंने बी को दे दिया, बी मुझे 8,000 पे करेगा। आफ्टरवर्ड बी रिफ्यूज करने लगा कि मैं नहीं पे करता, चाहे जो करना कर ले, तू फंसा मैं थोड़ी ना, बी भाग गया। और ए कैन गेट फ्रॉम बी, क्या ए बी से ले सकता है कितना, 8,000 लेगा, 100 रुपए लेगा, नथिंग, कुछ नहीं ले सकता, या 10,000 लेगा प्लस डैमेजेस लेगा। अब बताओ क्या लेगा, 8,000 लेगा। सबसे पहले तो 10,000 तो लेने से ना 100 रुपए कहां से आ गए यहाँ पर, 10,000 क्यों भाई, ए ने चोरी करी, 8,000 बी को दिए, और 2,000 जो अपने रखी है वो बी से कैसे मांग लेगा, ठीक, 10,000 8,000 बी से मांग सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि 8,000 मांग ले। अभी मैंने आंसर नहीं दिया, अभी मैं कह रहा हूँ 8,000 बी से मांग सकता है, ठीक, और 2,000 रुपए लगाएगा तो 10,000 ही होगा ना, तो 10,000 तो बी से मांग सकता ना, अपने डैमेज नहीं मांग सकता, ये तो खत्म। 100 रुपए तो आया नहीं, 100 रुपए कहां से आ गया, और 8,000 क्या मांग सकता है या कुछ नहीं मांग सकता, दो चीज होती है, या बी से 8,000 मांगेगा या कुछ नहीं मांग पाएगा। तो आंसर है कुछ नहीं मांग पाएगा। क्यों भाई, बी तो भाग गया, चोरी किसने करी थी, चोरी ए ने करी थी, बी ने थोड़ी हेल्प करी, बी को 8,000 मिल गए, ए को 2,000 मिल गए, मान लेते हैं। तो ए अब वो पूरे 10,000 पे करेगा, बी से वो कुछ नहीं मांग सकता, भले बी रिफ्यूज कर दे, चोरी हो गया सर, क्या कहोगे सर, बी से ले लो बाकी पैसे, ऐसा ना हो सकता है। तो ए जो फंस गया वही देगा सारे पैसे, ठीक है। इस केस के अंदर कुछ भी नहीं रिकवर कर पाएगा, किससे, ए कैन गेट फ्रॉम बी नथिंग, कुछ नहीं रिकवर पाएगा, क्योंकि उसने मना कर दिया देने से। ए एग्री विद बी, ए बी के साथ एग्री हुआ टू डिस्कवर द ट्रेजर बाय मैजिक फॉर कंसिडरेशन ऑफ 5,000। कह रहा है मैं यहाँ से जादू से कुछ निकाल दूंगा, जादू कर दूंगा, जादू से कुछ आपको बस मान लो, जादू से मैं सोना बना दूंगा,
कह रहा जैसे तू जादू सोना बनाएगा मैं तुझे 500 में दूंगा बने में। कह रहा डिस्कवर करा जादू से कुछ ट्रेजर का जादू दिखा, और जादू से क्या करा उसने, डिस्कवर ट्रेजर करा, कुछ ट्रेजर ढूंढा, जादू से कुछ ढूंढा और उसके बदले में तुम्हें 500 दो। तो मैंने शर्त लगाई आपके साथ और मैंने कहा कि देख भाई मैं जादू से ये कर दूंगा, आप मुझे इसके बदले में 500 रुपए देंगे। ठीक है, आपने कहा ठीक है जादू से करते हैं। दिस इज अ वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड एग्रीमेंट या अनइंफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या बताओ, जादू से कोई चीज निकाली जा सकती है, जैसे इसने सिर्फ जादू की बात करी कि जादू से कर दूंगा वो कर दूंगा, पर ये एक्चुअली बताया पर जादू से कुछ नहीं, जादू नाम की कोई चीज नहीं होती भाई, मैजिक कोई चीज नहीं होती नाम की। हाँ वो मैजिक नहीं, अंधविश्वास होता है भाई, वो आंखों का खेल होता है, वो मैजिक नाम का कुछ नहीं होता है। यहाँ पर हैरी पॉटर थोड़ा चल रही है भाई, है फिल्म थोड़ा चल रही है, तो इसमें कोई जादू वाला कुछ नहीं होता। तो अगर कह रहा है भाई तू जादू से अगर ये कर देगा तो मैं तेरे को 500 में दूंगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट की क्या है, वॉइड है, शुरू से ही वॉइड है, फालतू का कॉन्ट्रैक्ट है, वैलिड हो नहीं सकता। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट वॉइड है, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं, एग्रीमेंट वॉइड है। कॉन्ट्रैक्ट वॉइड तब होता है जब शुरू में वैलिड रहता है, बाद में वॉइड हो जाता है, ये तो शुरू से ही वॉइड है क्योंकि एसेंशियल एलिमेंट मिस है। तो बताओ कौन सा एलिमेंट यहाँ पर मिस है। तो यहाँ पर जो कंसीडरेशन है, एक तो एडवोकेट जो एग्रीमेंट में है वो ठीक नहीं है, एग्रीमेंट भी ठीक नहीं है, कंसीडरेशन दोनों तरफ से नहीं, एक जादू से क्या करेगा, जादू से हुआ है तो क्या कर सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे एसेंशियल एलिमेंट यहाँ पर मिस कर देते हैं, तो ये वर्ड एग्रीमेंट बन गया, क्योंकि अगर एक एसेंशियल एलिमेंट मिस कर जाता है तो उसको वर्ड एग्रीमेंट कहा जाता है। एक्स एक टेलर है, employed Y as his assistant under the agreement that Y on termination of his employment shall not start business of tailor. This is restraint of क्या कर दिया, restraint, this restraint is, अच्छा ये restraint क्या है, देखो क्या एक्स एक टेलर था, मान लो मैं एक टेलर हूँ और मैंने एक वाई को अपना असिस्टेंट बनाया, मैंने उसको काम सिखाया, काम सिखाने के बाद जब वो छोड़कर जाएगा तो ऑन द टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट शैल नॉट स्टार्ट द बिजनेस ऑफ द टेलर। अब वो जो काम सीख कर आया है अब वो टेलर का बिजनेस स्टार्ट नहीं कर, इसलिए क्या फायदा था उसका काम सीखने का, मतलब आप मान लो आप एज एन अकाउंटेंट किसी के अंदर काम सीख रहे हो, किसी सीएमए के अंदर या सीए के अंदर या सीएस के अंदर काम सीख रहे हो, मान लेते हैं अकाउंटेंट का, आपने काम सीख लिया, अब काम सीखने के बाद अकाउंटेंट का काम नहीं कर सकते, ऐसा हो सकता है क्या, ये तो बेकार चीज है। तो ये क्या है, ये क्या है, वॉइड है या वॉइडेबल है, ये तो इलीगल तो नहीं होता ऐसी चीजें, ठीक है, वैलिड में होगा नहीं। तो बताओ क्या होगा दोस्त, वॉइडेबल तब होता है जब एक पार्टी के साथ फ्री कंसेंट ना होता, तो वॉइडेबल में नहीं, फ्री कंसेंट की बात नहीं करें। वो कह रहा है भाई टर्मिनेशन होने के बाद तुम अकाउंटेंट का बिजनेस नहीं कर सकते या फिर टेलर का बिजनेस नहीं कर सकते, उसका भाई तेरे अंडर काम करने का पर्पस ही यही था कि तेरे से काम सीखे और अपना बिजनेस खोले, अब तू वो मना कर सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, वॉइड एग्रीमेंट मैं तो खोलूंगा, तू जो करना कर ले। अब वाई टर्मिनेशन के बाद अपना बिजनेस खोल सकता है टेलर का, अगला बंदा वहां पर उसको कुछ नहीं कर सकता, वॉइड एग्रीमेंट है, केस नहीं कर पाएगा क्योंकि वॉइड एनफोर्समेंट खत्म हो जाती है। इसके बाद दोस्तों X leave a firm doing a particular business in Delhi. He agree with the other partner the firm owners not start the same business with Delhi में, the agreement is voidable as well। भाई ये पढ़ा है, अभी ऊपर जस्ट यही तो पढ़ा था। X promised to supply Y on a tola of goods, one tola, 1 ton होता है, 1 ton of goods brought from the sun. This is X promised to supply Y 1 ton of goods brought from the sun. एक्स ने वाई को प्रॉमिस करा, अब वाई हूं मैं एक्स हूं, मैंने कहा भाई मैं तेरे को 1 टन गुड्स दूंगा जो कि मैंने सन से खरीदा है, वो मैं तेरे को 1 टन गुड्स सेल कर दूंगा, सप्लाई कर दूंगा, ऐसा प्रॉमिस करता हूं। तो ये प्रॉमिस वैलिड है, वॉइड है, इलीगल है या वॉइडेबल है, बताओ सर। लो भाई जरा ध्यान सुनना, एक्स ने प्रॉमिस करा वाई को कि भाई मैं तेरे को 1 टन गोल्ड है, गुड्स नहीं है गोल्ड है, सॉरी मैं पढ़ने में लेकर आई, फ्रॉम ब्रॉड फ्रॉम द सन, मतलब मैं एक्स हूं और मैं वाई से आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि भाई जो मैंने गोल्ड सन से खरीदा था वो गोल्ड मैं तुम्हें सप्लाई करने का प्रॉमिस करता हूं। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या वॉइड है, मैंने कहा वॉइड है, क्यों, क्योंकि बदले में तुम क्या दोगे ये तो बताया नहीं, कंसीडरेशन ही नहीं है, कंसीडरेशन क्या, समथिंग इन रिटर्न, मैं गोल्ड दूंगा तो बदले में तुम क्या दोगे ये कहां लिखा हुआ है, समथिंग इन रिटर्न इज मिसिंग, इसलिए ये वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा मेरे भाई। अगर मैं बदले में तुम्हें गोल्ड सप्लाई करता हूं तो आप भी बदले में मुझे क्या सप्लाई करो, कुछ ना कुछ दोगे ना कंसीडरेशन के टाइम पे, तो वो कंसीडरेशन यहाँ पर मिसिंग है और एक एसेंशियल एलिमेंट मिस हो जाता है तो वॉइड एग्रीमेंट कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़े भाई, A promise B not to carry a similar business is that if B pay him a certain amount, B pay money but A continue to carry the business, B can। A ने B से कहा कि भाई देखो जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ वो तू बिजनेस मत कर, मैंने की मान लेते हैं, मैंने कहा देखो मैंने एक दुकान खोली जूते की, शूज की दुकान खोली, ए ने जूते की दुकान, अब बी ने उसी के बगल में एक और शूज की दुकान खोली, सस्ते में देख रहा है, ए बी के पास गया, बी से कहा देख भाई पैसे ले ले पर अपनी दुकान मेरे यहाँ से हटा ले, क्योंकि तेरी वजह से मेरी दुकान नहीं चली, तू जो लॉस करवाएगा साथ में मुझे भी लॉस हो रहा है। तो ए ने कुछ अमाउंट बी को दिया, ध्यान सुनना, और कहा कि अब से तुम ये बिजनेस यहाँ पर मत करना,
बी ने कहा ओके नहीं करेंगे, और ए ने जब बी को पैसे दिए, बी ने जब पैसे ले लिए, बी ने फिर भी बिजनेस नहीं करना छोड़ा, बी नहीं कर रहा है बिजनेस, लो भाई फंस गया। ए ने कहा कि भाई ये ले पैसे, अब बी तो यहाँ पर बिजनेस नहीं करेगा, बी ने पैसे लिए और कह रहा मैं यही करूंगा, जो करना कर ले। तो कह रहा है ए प्रॉमिस टू बी नॉट टू कैरी ऑन अ सिमिलर बिजनेस एज दैट ऑफ बी, जो बी नहीं करेगा सिमिलर इफ बी पे हिम अ सर्टेन अमाउंट। ए प्रॉमिस करता है बी से, ए प्रॉमिस कर रहा आप बी हो, मैंने प्रॉमिस करा आपसे कि भाई जो तू बिजनेस करना है ना, वो बिजनेस मैं नहीं करूंगा अगर तू मुझे कुछ अमाउंट पे कर देता है, और आपने मुझे पे कर दिया। ऐसा कह रहा है क्वेश्चन, वो तो मेरा डिफरेंट एग्जांपल था। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए मैं ए हूं, आप बी हो, आपका बिजनेस है, वो दुकान आपकी है, ए की नहीं है, बी की दुकान है, और ए जो क्वेश्चन कह रहा है वो बता रहा हूं आपको। ए बी से प्रॉमिस कर रहा है कि भाई मैं तेरे सिमिलर बिजनेस नहीं करूंगा अगर तू मुझे इतना अमाउंट ऑफ मनी दे देगा। बी ने कहा ठीक है भाई, तू मेरा सिमिलर बिजनेस देना मत करी मेरे बगल में, मैं तेरे को इतना पैसा दे दूंगा। बी ने पैसे दे दिए और ए ने बिजनेस का बी करा, वही बिजनेस करा क्या। तो बताओ बी क्या कुछ नहीं कर सकता, डू नॉट नथिंग, गेट हिम इम्प्रेस फ्रॉम अ फ्रॉड के केस में जेल भेज सकता है। इम्प्रेस मतलब क्या होता है, जेल भेजना। और कंप्लाई ए टू स्टॉप बिजनेस, या उसको बोल सकता है कि अपना बिजनेस बंद कर, या स्यू ए फॉर डैमेज, या ए से क्या कर सकता है, अपने डैमेजेस का, वो जो पैसे दिया उसको लॉस मांग सकता है। बताओ क्या हो सकता है, क्या हो सकता है बताओ, डू नॉट नथिंग, कुछ नहीं कर सकता भाई वो। क्यों? क्योंकि भाई ये ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट होते नहीं भाई। आप किसी के साथ, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैंने कहा भाई देखो तुम बिजनेस कर रहे हो ना, वो मैं नहीं करूंगा, नहीं तो बगल में खोलूंगा। तू बोल ले भाई कंपटीशन का जमाना है, तुम ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। आपके वहां पर मैं आया, मैंने कहा कि भाई देखो मैं आपकी दुकान के बगल में दुकान में बिजनेस नहीं खोलूंगा, आपकी सिमिलर नीचे का। अगर मैंने खोला तो कंपटीशन बढ़ेगा, जिसमें मेरा लॉस होगा, और मेरे को फर्क नहीं पड़ता भाई, मैं तो खोलूंगा। तो क्या भाई मैंने कहा आपसे, मैं भी प्रॉमिस कर रहा हूँ कि नहीं खोलूंगा, तो मुझे पैसे दे दे। मैंने कहा ठीक है पैसे ले ले भाई। तो हम किसी को बिजनेस को रिस्ट्रेन करने के लिए रोक नहीं सकते। भाई तुझे बिजनेस करना तो कर, आराम से कंपटीशन बना, तो उसके लिए एग्रीमेंट कैसे बना सकता है, एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है दोस्तों, और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा अगर उसमें खोल दिया। ऑब्वियस बात है, ऐसे एग्रीमेंट चलते ही नहीं। ये कौन सा एग्रीमेंट है कि आप भाई मैं तेरे बगल में दुकान नहीं खोलूंगा, खोल लेना, तू क्या दिक्कत है, खोल ले दुकान, जिसकी बढ़िया चलेगी वो चलेगी, दुकान खोले। दुकान नहीं खोलने के तू अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि भाई मैं दुकान नहीं खोलूंगा, प्रॉमिस कर रहा हूँ कि तेरे बगल में जाकर दुकान नहीं खोलता, तू मुझे इतना पैसा दे दे, उसने मुझे पैसा दे दिया, मैं दुकान खोले, तू क्या कर ले, क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। ये कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना है, ऐसा कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना होता है, इसलिए बोला कुछ नहीं कर पाओगे भाई, इसलिए ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करना ही होगा। ठीक। A purchase B business for selling neckties, necklace होगा, alias necklace in Delhi. A can restrain B from doing a business selling the neckties again instead neckties लिखा है, neckties नहीं होगा भाई, necklace ही होगा, neckties कुछ वगैरह नहीं होता। A B से A purchase B business of selling necklace in Delhi. बी नेकलेस का बिजनेस करता था दिल्ली के अंदर, और ए ने बी का बिजनेस खरीद लिया। मतलब आप भी हो, आप नेकलेस का बिजनेस करते हो, मैंने आपसे आपका बिजनेस खरीद लिया। ए कैन रिस्ट्रेन बी, अब ए कह रहा है कि भाई जो मैंने जैसे जो बिजनेस करा, अब तू वो बिजनेस नहीं कर सकता, रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड कह रहा है ये, तो वो बिजनेस नहीं कर सकता। डूइंग बिजनेस ऑफ सेलिंग नेकलेस अगेन हिज लाइफ, कह रहा है अब तू दोबारा अपनी लाइफ में कभी भी नेकलेस बेचने का बिजनेस करता। मतलब सिंपल ये कह रहा है कि आप पहले नेकलेस बेचने का बिजनेस करते थे, मैंने आपका बिजनेस खरीद लिया, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई अब तू नेकलेस बेचने का बिजनेस नहीं करेगा क्योंकि मैंने तेरा बिजनेस खरीद लिया। ऐसा तो ना होता भाई, तू खरीद ले, मेरी गुडविल अच्छी है, मैं दोबारा खरीद लूंगा। सागर रत्ना का नाम सुना आपने? सागर रत्ना रेस्टोरेंट है दोस्तों। सागर रत्ना दिल्ली के अंदर तो फेमस है, बाकी ऑल ओवर इंडिया फेमस है नहीं पता नहीं। सागर रत्ना ने उसका जो ऑनर था, उसका किसी का कास्ट थी रत्ना, सागर रत्ना उसका नाम था, उसने अपने नाम से उसने खोला और बहुत फेमस हो गया। उसने अपना बिजनेस को सेल आउट कर दिया, रेस्टोरेंट बिजनेस था, उसने सेल आउट कर दिया। ये केस स्टडी बता रहा हूँ आपको। सागर रत्ना ने अपना बिजनेस सेट आउट कर दिया, पढ़ लेना सागर रत्ना के बारे में, उसने अपना बिजनेस सेट आउट कर दिया, और सागर रत्ना ने फिर सेम बिजनेस, हलवाई का रेस्टोरेंट का सेम बिजनेस खोला उसने। तो ऐसा मना थोड़ा कर सकता है भाई, मैं आपका बिजनेस खरीद रहा हूँ, तो जो नेचर का बिजनेस करता हूँ आप खोल नहीं पाओगे तो जिंदगी में, ऐसा तो ना होगा। डूइंग द बिजनेस साइकिल अगेन इन हिज लाइफ, तो ए कैन रिस्ट्रेन बी, ए क्या बी को रोक सकता है कि आप अपनी लाइफ के अंदर कभी भी नेकलेस बेचने का बिजनेस नहीं करोगे, या कभी भी दिल्ली के अंदर लिमिटेड पीरियड के लिए आप ही बिजनेस नहीं करेंगे, या डूइंग एनी बिजनेस इन दिल्ली, एनी बिजनेस दिल्ली नहीं कर सकते, या नन ऑफ द कुछ नहीं कर सकता। तो बताओ सर क्या हो सकता है, क्या ए बी को रोक सकता है कि जिंदगी में कभी तो बिजनेस नहीं करेगा नेकलेस का, या कोई बिजनेस नहीं करेगा किसी भी चीज का, या कुछ टाइम के लिए उस दिल्ली के अंदर रोक सकता है? हाँ सर ये सही, पार्टनरशिप में यही तो था कि डूइंग बिजनेस ऑफ सेलिंग नेकलेस इन दिल्ली फॉर अ लिमिटेड पीरियड, कि हाँ भाई देख मैं तेरी दुकान खरीद रहा हूं ना, पर कुछ टाइम के लिए तू दिल्ली के अंदर ये दुकान मत खोले भाई,
क्योंकि फिर फायदा क्या है, क्योंकि ग्राहक तो तेरे को जानते हैं, फिर तेरा बिजनेस खरीदने का मेरा क्या फायदा, तेरी गुडविल का मेरा क्या फायदा हो जाएगा, तेरी इतना अच्छा रेपुटेशन का मेरा भी तो कुछ फायदा होना चाहिए, तो मैं तो बिजनेस खरीदा हूं कि तेरी रेपुटेशन अच्छी है कि ग्राहक मेरे पास है। तो तू दिल्ली के अंदर सेम नेचर का बिजनेस कुछ टाइम तक 1 साल 2 साल तक नहीं खोल, उसके बाद खोल रहे, जहां खोल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, बगल में खोल रहे कोई नहीं, तो दिस इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। हाँ ये करवा सकता है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनवा सकता है कि भाई तेरा बिजनेस खरीदो पर तू अपने बिजनेस का सेम नेचर का बिजनेस इतने टाइम तक नहीं हो सकता, लिमिटेड पीरियड है, अनलिमिटेड पीरियड नहीं है। दोस्तों समझ में आया नहीं यार? चलो आज क्लास के अंदर मैं यही समाप्त करता हूँ सर, लंबी क्लास हो गई है और ये खत्म ही नहीं हो रहा भाई, और अगली क्लास के अंदर पक्का खत्म हो जाएगा। 200 तक कराने 179 से स्टार्ट करेंगे, अगली क्लास के अंदर 179 से 201 तक ले जाऊंगा, उसके बाद फिर एमसीक्यू ट्रू फॉल्स भी कराने हैं, एमसीक्यू तो कराना, ट्रू फॉल्स और मैचिंग भी कराना है, अगली क्लास और लगेगी इसके अंदर, उसके बाद अपना चैप्टर चालू है। ठीक है भाई, आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।